हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं शिव प्रकाश शर्मा आप सबका दृष्टिकोण आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उस पे जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सब पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला न्यूज है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है भारतीय जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारतीय जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। ये हमारी राष्ट्रपति साहिबा है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और इन्होंने भारतीय जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। भारतीय जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर तक जो है आयोजन किया गया इस जल सप्ताह का। और ये जल सप्ताह कहां पे आयोजन किया गया है? ये भारत मंडपम में आयोजन किया गया है। तो भारत मंडपम कहां है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत मंडपम जो है ये न्यू दिल्ली में है और यहाँ कई महत्वपूर्ण आयोजन आयोजित किए जा चुके हैं। जैसे G20 की जो बैठक हुई थी वो भी भारत मंडपम में ही की गई थी। तो भारत मंडपम को इसलिए बनाया गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो बिगेस्ट इनक्लेव हो, ये सम्मेलन वगैरह होगा, मीटिंग्स होगा, वो भारत मंडपम में किया जाएगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, भारतीय जल सप्ताह का जो इनॉग्रेशन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में किया गया है। इसका क्या महत्व है? तो जल का जो प्रबंधन है, मेनली जो है ये जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल का उचित तरीके से जो है उसका यूज हो, उपयोगिता हो, वर्षा जल को कैसे एकत्रित किया जा सके और क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है पानी को बचाने की और पानी को सेव करने की, पानी का प्रबंधन करने की, जल का प्रबंधन करने की। क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि जल का जो है बहुत बड़ी समस्या ये बनती जा रही है। और खासकर जो है बिहार साइड में भी आप देखेंगे तो बिहार के कई क्षेत्र जो है गर्मी पड़ते ही सूखाग्रस्त होने की स्थिति में हो जाते हैं, यानी कि जल का एक बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो जाता है। तो इसी सब के लिए जो इंडिया में किस तरह से जल का प्रबंधन किया जाए, कैसे सभी लोगों तक पीने का पानी पहुंचे, कोई भी जो है प्यास से ना मरे, इसके लिए जो भी मैनेजमेंट है उसका जो उसी रिगार्डिंग ये सप्ताह का आयोजन किया गया। इसमें कई देशों के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया, जैसे डेनमार्क, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि कई देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और सभी लोगों ने अपने अपने टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया कि हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी चल रही है पानी बचाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो थीम था पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, यानी कि पानी के विकास और उसके प्रबंधन के लिए किस तरह से समावेशी रणनीति अपनाया जाए। समावेशी ये शब्द जो है इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव समावेशी जो है एक रणनीति अपनाई जाए जिससे पानी का बचाव हो सके और उसका प्रबंधन हो सके। ठीक है, ये सारा मैनेजमेंट किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय है CR पाटिल। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय है CR पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो जल सप्ताह था, भारतीय जल सप्ताह, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है हाल ही में आयोजित किए गए भारतीय जल सप्ताह का कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? तो ये 8वां एडिशन था, 8 एडिशन था। ठीक है, जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? CR पाटिल है। विभिन्न देश के प्रतिनिधि भाग लिए। इस बार का जो थीम था, थीम यही था पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच समझौता किसके लिए? जल के प्रबंधन के लिए, जल के विकास के लिए। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स आप समझ गए हैं। पीडीएफ जो है इसका, पीडीएफ आप टेलीग्राम से या इसके एप्लीकेशन से निश्चित ही डाउनलोड कर ले और उस पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसे बनाने का प्रयास करें। जो पीपीटी है वो भी इस तरीके से बनाया गया है कि आपको नोट्स बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे देखते हैं कि प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा सकता है। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जल सप्ताह उद्घाटन कहां किया? भारतीय जल सप्ताह का उद्घाटन कहां किया? वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द इंडियन वाटर वीक? ठीक है, तो ये दिल्ली में किया गया, इसका आयोजन किया गया। कौन सा एडिशन है? 8 एडिशन है। किस मंत्रालय के द्वारा?
जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और मंत्री कौन है? CR पाटिल। ठीक, चलिए अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, आप लोगों ने फिल्म वगैरह में काफी बार देखा होगा इस तरह के जहाज को। इस तरह के जहाज को हम लोग क्रूज कहते हैं। क्रूज जो एक पर्यटन और यात्री जहाज है, एक 5 स्टार होटल की तरह होता है और इसके विभिन्न प्रकार भी हैं। तो भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्रूज को बढ़ावा देने के लिए जो है एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है भारत क्रूज मिशन। भारत क्रूज मिशन, क्रूज मिशन, भारत क्रूज मिशन का शुभारंभ किया गया है। किसके लिए? भारत में क्रूज को बढ़ावा देने के लिए, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि जलमार्ग मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है, जलमार्ग मंत्रालय। पिछले जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने जल शक्ति मंत्रालय के बारे में देखा था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के मंत्री अलग अलग है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और जलमार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल जी, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी जो है अभी वर्तमान में जलमार्ग मंत्री है। इनके द्वारा ही क्रूज को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत क्रूज मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें क्या फैसिलिटी है? तो पहला तो जो हमारा वाटरवेज है, यानी कि जो रास्ता है, हम जानते हैं कि भारत जो है नीचे की तरफ पूरी तरीके से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, और इस रास्ते का अगर यूज किया जाए, अगर हम विदेश जाने के लिए भी इस रास्ते वगैरह का यूज करते हैं, तो जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यानी एयरक्राफ्ट वगैरह, उससे सस्ता ही पड़ेगा। अगर इंटरनली वाटरवेज की बात की जाए तो भारत में कई नदियां हैं, अगर उसके थ्रू भी जाते हैं तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो है वो सस्ता ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी हमारा एक्सटर्नल वाटरवेज है उसमें जो है क्रूज चलाया जाएगा। अब इससे होगा क्या? तो पहले वाटरवेज को एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि सब में रुचि पैदा होगी कि हम लोग को अब पानी के रास्ते ही जाना है, सस्ता भी पड़ेगा। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यात्री जागरूक होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसमें रोजगार में भी वृद्धि होगी। तो रोजगार में जो वृद्धि होगी ये जो है लगभग 4 लाख रोजगार का एक अनुमान लगाया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इस मिशन के अंतर्गत जो है तकरीबन 4 लाख रोजगार जनरेट किए जाएंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और साथ ही जो वर्तमान में जो पैसेंजर कैपेसिटी है, यानी कि 4.5 लाख के अराउंड जो है, लगभग 4.5-5 लाख के अराउंड पैसेंजर हर साल जो है वाटरवेज का यूज करते हैं। इसको बढ़ा करके 2047 तक 50 लाख करना है। ठीक है, और ये तब होगा जब अधिक से अधिक वाटरवेज चले, अधिक से अधिक वाटरवेज चले, उसका किराया वगैरह भी सस्ता हो, तो लोग ज्यादा मूव करेंगे वाटरवेज की तरफ, इस क्रूज वगैरह का यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ ही गए हैं भारत क्रूज मिशन, इसका जो शुरुआत किया गया किसके लिए? क्रूज को बढ़ावा देने के लिए। क्रूज आप देख रहे हैं, इसके जो मंत्री हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज। ठीक है, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी जो है वर्तमान में जलमार्ग मंत्री है। ठीक है, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है। इससे रोजगार वगैरह भी काफी जनरेट होगा। ठीक है, और पैसेंजर की आवाजाही भी वाटरवेज के रूप में बढ़ेगी। ठीक है, चलिए इस पे प्रश्न देख लेते हैं किस हिसाब से पूछेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन का उद्घाटन कहां से किया है? ठीक है, तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये महाराष्ट्र से किया गया है। इसका जो उद्घाटन किया गया है ये महाराष्ट्र के पोर्ट से किया गया। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द क्रूज इंडिया मिशन? ये महाराष्ट्र से जो है इस मिशन का ये उद्घाटन किया गया। ठीक है, और भी जो भी पॉइंट्स है वो आप समझ ही गए हैं। जो मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक है, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। इससे 4 लाख से ज्यादा रोजगार भी जनरेट किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने अवतार वगैरह फिल्म देखी होगी जिसमें काफी सारे स्पेशल इफेक्ट, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट इस सब का जो है यूज किया गया था। और भारत में भी जो है, भारत एक IT का हब है,
यहाँ अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, और बहुत सारे इंजीनियर आज गूगल के भी जो है सीईओ वो सुंदर पिचाई जो भारतीय ही है। आप जानते होंगे इस बात को कि यहाँ एक आईटी का एक कंप्लीट केंद्र है, और हमारे ही देश में इस तरह की चीजें ना बने तो ये असंभव वाली बात है। और इसी के मद्देनजर सरकार ने जो है एक प्रस्ताव पास किया है, कैबिनेट जो है अनाउंस कर दिया है, अप्रूव कर दिया है इस चीज को कि एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट ये सब के लिए जो है, ये सब के रिगार्डिंग एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। कहां पे बनेगा? ये महाराष्ट्र में जो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ठीक है, इस नेशनल सेंटर में क्या होगा? तो इस नेशनल सेंटर में एजुकेशन मिलेगा इसके प्रति। किसका एजुकेशन मिलेगा? तो गेमिंग का, एनिमेशन का, विजुअल इफेक्ट का, ठीक है, ये सब का एजुकेशन मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट होगा, साथ ही जो है जो भी गेम डेवलप करना है या कोई फिल्म डेवलप करना है तो वहां पे डेवलपमेंट का भी वर्क होगा। इस तरह से एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस सेंटर में जो है ओवरऑल एक तरह का कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार होगा, जहां पे एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट से रिलेटेड सारे काम होंगे, सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध होगी। हमारे इंजीनियर जो है अधिक से अधिक जो है इस सब चीज पे काम करेंगे और अच्छे अच्छे फिल्म का निर्माण करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोज वगैरह, अच्छे अच्छे कंटेंट्स का निर्माण करेंगे, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना योगदान निभाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक छोटा सा पॉइंट इसमें। ये जो सारा काम है, जैसे पिछला जलमार्ग मंत्रालय था, वैसे ये जो सारा काम है वो मंत्रालय के द्वारा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, I&B मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, शुरू कर दिया गया, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। अब सेकंड प्रश्न बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है, कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये हमारे अश्विनी वैष्णव साहब जो है वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। गेमिंग, एनिमेशन, ये सब के रिगार्डिंग जो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है। उसमें क्या होगा? तो इस तरह से इससे रिलेटेड सारे एजुकेशन वगैरह, सारा डेवलपमेंट वहीं पे एक ही केंद्र पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से अच्छी अच्छी कंटेंट्स भी अब इंडिया में तैयार होगी, अवतार जैसी फिल्में भी इंडिया में तैयार होगी। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गेमिंग, एनिमेशन आदि के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये हम जानते हैं कि ये कहां पे रखा गया है, महाराष्ट्र में इसको स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, काफी चर्चा में है, मिथुन चक्रवर्ती जी को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये न्यूज नॉर्मल न्यूज है, मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इससे इसके रिगार्डिंग जो है और भी फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला कि ये जो किस ईयर के लिए दिया गया है, तो ये 2022 के लिए दिया गया है। 2022 यानी कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया है? तो उनका जो जीवन है वो फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित था। कई सारे उन्होंने मूवी दी, कई सारे हिट फिल्में दी। तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट को देखते हुए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 उनको दिया गया है। 2021 की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड जो है वहीदा रहमान जी को दिया गया था, वहीदा रहमान को दिया गया था। ठीक है, अगर हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो दादा साहेब फाल्के को ये अवार्ड जो है सरकार के द्वारा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 1989 में जो है इस्टेब्लिश शुरू किया गया था देना। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी कि भारतीय सिनेमा के जनक। और इन्होंने पहली फिल्म जो पहली
लॉन्ग फीचर फिल्म बनाई थी, लॉन्ग फीचर फिल्म दादा साहेब फाल्के ने लॉन्ग फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र लॉन्ग, पहली भारत की पहली लॉन्ग फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। और भी कई सारे काम है दादा साहेब फाल्के का, जिस कारण से उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दिया गया कहा जाता है। और इस चीज के याद के लिए जो है, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए ये अवार्ड जो है हर साल किसी ना किसी एक अच्छे अभिनेता को दिया जाता है। तो 2022 का जो ये है, ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती जी को, 2021 का दिया गया था वहीदा रहमान जी को। ठीक है, अगर अगर हम मिथुन चक्रवर्ती जी की बात करें तो इनके नाम भी कई सारे रिकॉर्ड्स हैं। जैसे इनका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो क्यों नाम दर्ज है? क्योंकि इन्होंने एक साल के भीतर सबसे ज्यादा फिल्म्स की थी। सबसे ज्यादा फिल्म्स इनकी 19 फिल्म रिलीज हुई थी 1989 में सॉरी, यहाँ पे 1969 होगा। 1969 से ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती जी को इस साल दिया गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनके नाम दर्ज है। 1989 में 19 फिल्में एक साल के भीतर किसी भी अभिनेता द्वारा जो है सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज की गई थी, वो मिथुन चक्रवर्ती जी ही है। 1989 में उनकी फिल्में रिलीज की गई थी, इस कारण से उनके नाम जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं, इस न्यूज के बारे में हम लोग समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं इस पे किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस भारतीय अभिनेता को दिया जा रहा है? तो यह दिया जा रहा है मिथुन चक्रवर्ती जी को। ठीक है, समझ गए। वहीदा रहमान जी को जो है 2021 का दिया गया, इनको 2022 का दिया जा रहा है। चलिए, अगला जो न्यूज है वो है सूरज के क्रोमोस्फेयर के बारे में। सूरज के क्रोमोस्फेयर पर जो है एक रिसर्च किया गया है। ये रिसर्च किया गया है कोडाई कुनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी द्वारा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेटरी जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कोडाई कुनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में स्थित है और वो लगभग 100 वर्षों से ये जो इंस्टीट्यूट है ये लगभग 100 वर्षों से जो है सूरज पे अध्ययन कर रहा था। ये ऑब्जेक्टिव सूरज का आकलन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, और उसने ये पाया, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सन का जो इंटरनल ये है, इसे हम लोग कोर कहते हैं, जानते हैं कोर है। इसके ऊपर वाले भाग को जो है हम लोग रेडिएटिव जोन कहते हैं, रेडिएटिव जोन, और ठीक इसके ऊपर वाले भाग को कन्वेक्शन जोन कहते हैं। ठीक है, तो सूरज के एक्सटर्नल और इंटरनल को मान लेते हैं दो भाग में अगर बांट दें, ये एक्सटर्नल हो गया और ये इंटरनल हो गया, तो इंटरनल को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शनल जोन। और इसका जो बाहरी लेयर है उसे हम लोग 2 भाग में बांट रहे हैं। पहला एक फोटोस्फीयर और दूसरा क्रोमोस्फीयर। यानी जो ये बाहरी लेयर आप देख रहे हैं, ये सन का जो बाहरी लेयर है ये क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, क्रोमोस्फीयर। ठीक है, तो क्रोमोस्फीयर के नीचे फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के नीचे कन्वेक्शनल जोन, रेडिएटिव जोन, और सबसे बीच में होता है कोर। तो रिसर्च क्या है, ये जो क्रोमोस्फीयर है वो रन कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, और इसका जो स्पीड है ये इक्वेटर पे, इक्वेटर यानी कि जो सन एक काल्पनिक रेखा अगर हम ड्रॉ कर दे सन पे,
ठीक है, जो पृथ्वी को सन को दो भाग में बांट दे। तो इक्वेटर पे इसका स्पीड जो है क्रोमोस्फेयर के घूमने का वो बढ़ जाता है, और पोल पे, अगर हम पोल की बात करें तो पोल पे जो है स्लो हो जाता है, पोल पे स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे क्रोमोस्फेयर के बारे में आप समझ गए हैं। क्रोमोस्फेयर सन का सबसे बाहरी लेयर, और इससे भी आगे होता है ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये है, इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना। ठीक है, तो जो सन का जो बाहरी लेयर है क्रोमोस्फेयर, ये घूम रहा है, और इसके घूमने की जो स्पीड है वो इक्वेटर पे स्लो है और पोल पे जो है ज्यादा है। इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल पे स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये रिसर्च किया गया है किसके द्वारा? कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के द्वारा। और इसके रिसर्च के लिए ऐसा नहीं कि आजकल 10 साल का डाटा लिया गया, पिछले 100 वर्षों का डाटा का आकलन किया गया, और तब जाके इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि सूर्य का जो बाहरी परत है क्रोमोस्फेयर, वो तेजी से घूम रहा है इक्वेटर पे, और पोल पे जो है स्लो मोशन में घूमता है। ठीक है, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो लगभग 13 डिग्री के आसपास घूमता है, और पोल पे जो है 10 डिग्री के आसपास घूमता है। ठीक है, तो यही रिसर्च था कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु का। ठीक है, इस पे प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा सकता है? चलिए, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कहां स्थित है? नॉर्मल क्वेश्चन है, तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आईएसए का 101वां मेंबर बना नेपाल। ठीक है, नेपाल जो है 101वां मेंबर बन चुका है। नेपाल 101वां मेंबर बन चुका है आईएसए का। आईएसए क्या है? तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। सौर गठबंधन, थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जान लेते हैं। इसका जो शुभारंभ है 2015 में किया गया था, पेरिस में इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन वर्तमान में हेडक्वार्टर जो है इसका गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, और दो शख्स ने मिलकर के उद्घाटन किया था, भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है अजय माथुर साहब जो है इसके हेड है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा में है। 2015 में इसका उद्घाटन किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सौर गठबंधन, कहने से ही अर्थ है कि पूरे दुनिया में एक वैश्विक संस्था है। लगभग उद्घाटन के समय इसमें 120 देश हस्ताक्षर करता थे, साइन किया था। ठीक है, 120 देशों ने इस पे साइन किया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मेंबरशिप ली थी। पूरे दुनिया में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये गठबंधन बनाया गया था। ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग क्यों न्यूज में है? क्योंकि 101वां मेंबर बन गया है नेपाल। अगर 100वें मेंबर की बात की जाए तो पराग्वे है, पराग्वे के बाद जो है नेपाल बन चुका है 101वां मेंबर। नेपाल के बारे में कुछ पॉइंट्स आप जानते होंगे। नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ के जो राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और जो पीएम है अभी हाल ही में उनका हुआ है केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली जो है यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है, रामचंद्र पौडेल जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो है 101वां मेंबर बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अपने ही देश गुरुग्राम हरियाणा में है। उद्घाटन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। वर्तमान हेड कौन है? तो अजय माथुर साहब हैं। ठीक है, कब कितने देशों ने शुरू में हस्ताक्षर किया था? 120 देशों ने मिलकर के इस पे हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं आईएसए के बारे में। इस पे थोड़ा सा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में जुड़ने वाला 101वां देश कौन सा है? तो 101वां देश हो जाएगा नेपाल। ठीक है, हमेशा एग्जाम में जो रिसेंट मेंबर के बारे में पूछा जाता है, तो 101वां जो है नेपाल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग।
ठीक है, जो महत्वपूर्ण था आज का हो गया। थोड़ा सा हम लोग मिसलेनियस न्यूज भी देखते हैं। मिसलेनियस न्यूज में है हुरून इंडिया के बारे में। हुरून इंडिया अंडर 35 रिपोर्ट एक रिलीज किया गया है कि अंडर 35 एज में कितने यंगस्टर हैं जो अभी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, पावरफुल पोस्ट पे हैं। ठीक है, हुरून इंडिया की बात की जाए तो हुरून एक पब्लिशिंग कंपनी है, अपना हर साल रिपोर्ट पब्लिश करती है, और ये भारत की नहीं है, ये लंदन की है। लंदन यूके की एक संस्था है जो हर साल जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसमें जो है जैसे कि आकाश अंबानी है, आकाश अंबानी, ठीक है, मामा अर्थ के जो फाउंडर है गजल, उनको भी शामिल किया गया है, और भी कई सारे जो यंगस्टर हैं उनको जो है अंडर 35 रिपोर्ट में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, जल ही अमृत स्कीम जो है अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। जल ही अमृत ये भी जो है जल प्रबंधन से रिलेटेड जो है एक कार्यक्रम है, जो शहरी क्षेत्र है वहां पे जल को प्रबंधित करने के लिए किस तरह से जल की बर्बादी ना हो, जल का ज्यादा से ज्यादा बचाव हो सके, उसका फिर से रिसाइकल किया जा सके, प्रबंधन किया जा सके, इसके लिए ही जो है जल ही अमृत प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। वर्तमान में जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैं, वो है मनोहर लाल जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। ठीक है, चलिए थर्ड न्यूज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 7.5% हो गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। यानी कि 22-23 में जो रिसर्च किया गया वित्तीय वर्ष 22-23 में, वित्तीय वर्ष जानते हैं हम लोग 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का जो रिसर्च किया गया, और ये रिसर्च श्रम संसाधन विभाग के द्वारा किया जाता है, और ये डाटा जो है डाटा एक मिनिस्ट्री के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। इस मिनिस्ट्री का नाम है सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय के द्वारा इस डाटा को इकट्ठा किया गया, और इस डाटा में देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉय हुआ है, और लगभग 7.5% का उसमें ग्रोथ देखा गया है। ठीक है, जहां पे 2021-22 में जो है लगभग 1.72 करोड़ जो है लोग एम्प्लॉयड थे, वहीं पे 22-23 के दौरान जो है लगभग 1.85 करोड़ जो है एम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो लगभग 7.5% की बढ़ोतरी हुई है मैन्युफैक्चरिंग में। तो निश्चित है कि आने वाले समय में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है ये बढ़त मिलेगी। तो इसी के साथ जो है आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। इसका जो भी पीडीएफ है वो आप एप्लीकेशन या टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेंगे, उस पर रिवीजन करेंगे, और इसको जो है बार बार इसको सुनेंगे। इस पीपीटी को भी इस तरह से बनाया गया है कि आपके नोट्स बनाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।